कहानी की शुरुआत में हम जे नाम के एक लड़के से मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य है। वह वास्तव में एक इंसान नहीं है, वह एक माउंटेन लायन है जिसे प्यूमा भी कहा जाता है, जो एक परिवार के साथ इंसानी रूप में रह सकता है। एक रात जे को एक सपना आता है। सपने में वह अपने असली प्यूमा परिवार के साथ है। उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि कभी भी इंसानों के करीब मत जाना, लेकिन जे ने उनकी बात नहीं मानी। उसने इसके बजाय इंसानों के साथ रहना चुना। अचानक जे जाग जाता है और बिस्तर से गिर जाता है। आश्चर्यचकित महसूस करते हुए वह नाश्ते के लिए अपने मानव परिवार के साथ शामिल होता है। बाद में जे अपनी सौतेली माँ अन्ना और अपनी बहन मेलोडी के साथ एक नए हाई स्कूल में जाने के लिए निकलता है। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं तो कुछ अजीब होता है। दो कौवे उनकी कार का पीछा करते रहते हैं। जे उन्हें देखता है और उलझन में पड़ जाता है। उस रात वे एक मोटल में रुकते हैं। अन्ना क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में जानकारी पढ़ रही है। जे उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि एक बार जब वह स्कूल जाना शुरू कर देगा तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अन्ना मुस्कुराती है और उसे ऐसा न कहने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। वह यह भी वादा करती है कि अगर उसे स्कूल पसंद नहीं आया तो वह उसे वापस घर ले आएगी। फिर वह उसे गले लगा लेती है, जिससे जे वास्तव में बहुत खुश महसूस करता है। उस रात बाद में जे कुछ अजीब आवाजों के कारण जाग जाता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और 4 भेड़ियों को एक खदान स्थल में जाते हुए देखता है। भले ही यह बहुत असामान्य लगता है, वह इसे नजरअंदाज कर देता है और वापस सो जाता है। अगले दिन वे आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर कुछ और भी अजीब होता है। वही 2 कौवे अचानक इंसानों में बदल जाते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। जे को अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं होता। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल लिसा जे और उसके परिवार का अपने कार्यालय में स्वागत करती है। वह अन्ना से पूछती है कि क्या वह जे के असली माता पिता के बारे में कुछ जानती है। अन्ना बताती है कि उसे जे एक पुलिस स्टेशन में मिला था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसे अपना नाम तक याद नहीं था। चूंकि वह बाल कल्याण में काम करती थी, इसलिए उसने उसकी देखभाल करने और उसे अपने बेटे के रूप में पालने का फैसला किया। वह उसे घर पर ही पढ़ाती रही है, लेकिन अब वह चाहती है कि वह हाई स्कूल जाए क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। अन्ना यह भी बताती है कि जे की हाल ही में अपने बड़े भाई मेल्टन से लड़ाई हो गई थी। मेलोडी कहती है कि जे इतना क्रोधित हो गया था कि उसने मेल्टन के चेहरे पर खरोंच मार दी। अन्ना तुरंत कहती है कि उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि जे के नाखून इतने गहरे खरोंच मारने के लिए पर्याप्त लंबे नहीं थे। ध्यान से सुनने के बाद लिसा बताती है कि उसने 3 साल पहले क्लियर वाटर हाई की शुरुआत उन छात्रों के लिए की थी जो अलग महसूस करते हैं। उसका मानना है कि यह जे के लिए बिल्कुल सही जगह है। अन्ना हैरान है और पूछती है कि लिसा ने उन्हें कैसे ढूंढा। लिसा मुस्कुराती है और कहती है कि वह उन लोगों पर नजर रखती है जिनके पास विशेष क्षमताएं हैं। वह उन्हें यह भी बताती है कि जे को कोई स्कूल फीस नहीं देनी होगी। एक शक्तिशाली व्यवसायी जिसका नाम एंड्रयू मिलिंग है स्कूल का समर्थन करता है और उसी ने जे को वहां लाने का सुझाव दिया था। यह सुनकर जे और अन्ना दोनों को राहत महसूस होती है। फिर लिसा अन्ना और मेलोडी को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। जब वे अकेले होते हैं तो वह जे की ओर देखती है और कहती है, मैंने जो कुछ भी सुना है उससे मुझे यकीन है कि तुम एक शिकारी हो। जे हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे यह कैसे पता। लिसा आखिरकार सच उजागर करती है। वह उसे बताती है कि क्लियर वाटर हाई में हर कोई रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर है। वे इंसानों से जानवरों में बदल सकते हैं और उन्हें वुड वॉकर्स कहा जाता है। फिर वह उससे पूछती है और जे से सबसे महत्वपूर्ण सवाल करती है, तुम कौन से जानवर हो? जे गहरी सांस लेता है और आखिरकार जवाब देता है, मैं एक प्यूमा हूँ। लिसा मुस्कुराती है क्योंकि उसे पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। वह जे से कहती है कि उसे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अंततः ऐसे लोगों के बीच है जो बिल्कुल उसके जैसे हैं। लिसा जे को बताती है कि क्लियर वाटर हाई उसे इंसानों और जानवरों दोनों की दुनिया में जीना सिखाएगा। वे उसे उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने और जब चाहे इंसान से प्यूमा में बदलने में मदद करेंगे। फिर लिसा पूछती है, क्या तुम्हारे मानव परिवार को तुम्हारा रहस्य पता है? जे अपना सिर हिलाता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वे बस सोचते हैं कि मैं थोड़ा अलग हूँ। लिसा सिर हिलाती है और कहती है, यह अच्छी बात है। वह समझाती है कि इंसान यह नहीं मानते कि वुड वॉकर्स असली हैं और उन्हें कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। अगर इंसानों को उनके बारे में पता चल गया तो हर कोई खतरे में पड़ सकता है। अचानक पूरे स्कूल में एक तेज अलार्म बजने लगता है। शोर इतना तेज होता है कि जे के कानों में दर्द होने लगता है। लिसा तुरंत उसे बाहर ले जाती है। जे जो देखता है वह चौंकाने वाला होता है। दर्जनों छात्र अपने जानवरों के रूप में वहां खड़े हैं। अन्ना और मेलोडी भी पास ही हैं और उनकी उपस्थिति के कारण ही अलार्म बजा था। लिसा जल्दी से इसे बंद कर देती है। छात्रों में से एक अन्ना और मेलोडी को दूर ले जाता है। लिसा फिर बताती है कि जब भी इंसान स्कूल के करीब आते हैं तो अलार्म हर किसी को चेतावनी देता है। जैसे ही वे वापस अंदर जाते हैं, जे गलती से छात्रों के एक समूह से टकरा जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि वे भेड़िए हैं। जेफरी नाम का एक भेड़िया आगे आता है। वह गुस्से में दिखता है और जे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जे पीछे हटने से इनकार कर देता है। वह अपने पंजे बाहर निकालता है और
और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो पाए प्रोफेसर जेम्स आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। तभी एंड्रयू आ जाता है। अन्ना और मेलोडी अलविदा कहती हैं और चली जाती हैं, जबकि जे स्कूल में ही रुक जाता है। लिसा फिर जे का एंड्रयू से परिचय कराती है। एंड्रयू उससे पूछता है, क्या तुम्हें प्यूमा के रूप में रहने में मजा नहीं आया? तुम इंसानी दुनिया में क्यों आए? जे ईमानदारी से जवाब देता है, मुझे प्यूमा होना पसंद था, लेकिन हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। मैं इंसानी दुनिया का अनुभव भी करना चाहता था। बाद में लिसा जे को उसके कमरे में ले जाती है। रास्ते में वह एक दिलचस्प रहस्य बताती है। एंड्रयू भी एक प्यूमा है। जब जे कमरे में प्रवेश करता है तो अचानक एक गिलहरी अंदर भाग कर आती है। एक पल बाद वह एक इंसान लड़की में बदल जाती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है, नमस्ते, मैं हॉली हूँ। जल्द ही जे का रूममेट आ जाता है। वह एक खरगोश है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जे एक प्यूमा है, वह घबरा जाता है और भाग जाता है। उसे डर है कि जे उसे खा सकता है। हॉली हंसती है और जे को कुछ नए कपड़े देती है। फिर वह उसे उसकी रूप बदलने वाली कक्षा में ले जाती है। रास्ते में वे लू नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक एल्क बारहसिंगा में बदल सकती है। लू बताती है कि पिछली रात एक मानव खदान स्थल पर एक और हमला हुआ था। ये वही घटना है जिसे जे ने चुपके से मोटल से देखा था। हॉली तुरंत उसे चेतावनी देती है, हमारे शिक्षक मिस्टर एलवुड हैं और लू उनकी बेटी है, इसलिए उनके सामने उससे बात करते समय सावधान रहना। जब कक्षा शुरू होती है तो मिस्टर एलवुड जे को अपने जानवर के रूप में बदलने के लिए कहते हैं। इससे पहले कि जे कोशिश कर सके, ब्रैंडन नाम का एक अन्य छात्र अचानक बायसन जंगली भैंसे में बदल जाता है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। ब्रैंडन वापस इंसान में नहीं बदल पाता। घबराकर वह क्लासरूम से बाहर भाग जाता है। जे लिसा की बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। अचानक उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसके अतीत की यादें वापस आ जाती हैं। उसे याद आता है कि वह वास्तव में कौन है। उसका असली नाम केरोग है। उन यादों का उपयोग करते हुए वह अंततः एक प्यूमा में बदल जाता है। लिसा और एंड्रयू बहुत प्रभावित होते हैं। जल्द ही सभी शिक्षक और छात्र अपने जानवरों के रूप में बदल जाते हैं। लिसा एक खूबसूरत चील में बदल जाती है और बताती है कि क्लियर वाटर हाई में जीवन वास्तव में कैसे काम करता है। कक्षा के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में लौट आते हैं। केरोग का पहला रूममेट अभी भी प्यूमा के साथ रहने से बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह वापस आने से इनकार कर देता है। इस कारण से ब्रैंडन केरोग का नया रूममेट बन जाता है। बाद में हॉली उनके साथ जुड़ जाती है और तीनों दोस्त एक साथ डाइनिंग हॉल में जाते हैं। वहाँ केरोग फिर से उन दो कौवों से मिलता है। उनके नाम शैडो और विंग हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि वे काफी समय से उस पर नजर रख रहे थे। जब वे खा रहे होते हैं तो जेफरी और उसका समूह एक अन्य छात्र को परेशान करने लगता है। केरोग ये सब खड़े होकर नहीं देख सकता, इसलिए वह मदद के लिए आगे आता है। इससे जेफरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, प्रोफेसर जेम्स आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वह केरोग को एक तरफ ले जाते हैं और उसे एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वे समझाते हैं कि शिकारियों को शिकार बनने वाले जानवरों को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। भले ही जेफरी और उसके दोस्त भी शिकारी हों, लड़ना कोई समाधान नहीं है। प्रोफेसर जेम्स केरोग से कहते हैं कि अगर उसे कभी कोई समस्या हो तो उसे मदद के लिए उनके पास आना चाहिए। बाद में छात्र युद्ध प्रशिक्षण कॉम्बैट ट्रेनिंग की कक्षा में भाग लेते हैं। एंड्रयू व्यक्तिगत रूप से केरोग को देखने आता है। कक्षा के दौरान एक छात्र एक विशाल ग्रिजली भालू में बदल जाता है। शिक्षक ब्रैंडन को उससे लड़ने के लिए कहते हैं। ब्रैंडन एक बाइसन में बदल जाता है, लेकिन वह बहुत डर जाता है। वह अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। फिर केरोग की बारी आती है। दुर्भाग्य से वह अभी भी अपनी इच्छा के अनुसार रूप नहीं बदल पाता है। यह देखकर एंड्रयू आगे आता है और उसे सूंघने के लिए एक छोटी खुशबूदार थैली देता है। जैसे ही केरोग उसे सूंघता है, वह तुरंत अपने प्यूमा रूप में बदल जाता है। इस बार सब कुछ अलग लगता है। वह तेज, एकाग्र और आत्मविश्वास से भरा है। केरोग तेजी से भालू पर हमला करता है, उसे घायल करने में सफल होता है और आसानी से मुकाबला जीत जाता है। कक्षा के बाद एंड्रयू उसके पास आता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूँ। केरोग इस प्रस्ताव से रोमांचित हो जाता है और तुरंत इसे स्वीकार कर लेता है। जाने से पहले एंड्रयू उसे वही खुशबूदार थैली देता है जिसने उसे रूप बदलने में मदद की थी। उस दिन बाद में जेफरी एक बार फिर केरोग के पास आता है। जेफरी उसे चुनौती देता है और कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात मुझसे मिलो, मुझसे और मेरे एक दोस्त से लड़ो। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। उस रात केरोग हॉली और ब्रैंडन के साथ मिलने की जगह पर जाता है। स्कूल से काफी दूर वह एक प्यूमा में बदल जाता है और जेफरी से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन यह एक जाल निकलता है। जेफरी सिर्फ एक दोस्त के साथ नहीं आया था। चारों भेड़िए एक ही समय पर केरोग पर हमला कर देते हैं। अपने दोस्त को खतरे में देखकर ब्रैंडन अपने शक्तिशाली बाइसन रूप में लड़ाई में कूद पड़ता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी के बीच केरोग को एक मौका मिल जाता है। वह जेफरी को नीचे गिरा देता है
है और उसे जमीन पर दबा देता है। जेफरी समझ जाता है कि वह जीत नहीं सकता। हार मानकर वह घुटने टेक देता है और अपने बाकी भेड़ियों के झुंड के साथ भाग जाता है। इस तरह वह जीत हासिल करने में सक्षम होता है। हालांकि उन्हें नहीं पता कि कोई यह पूरी लड़ाई देख रहा था। उनके ठीक ऊपर ऊंचाई पर एक उल्लू चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। अगली सुबह प्रोफेसर जेम्स कुछ असामान्य देखते हैं। कैरोग और जेफरी दोनों चोटों से भरे हुए हैं। यह स्पष्ट है कि वे पिछली रात किसी लड़ाई में शामिल थे। प्रोफेसर जेम्स बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। चूंकि सभी पांचों छात्र घायल हैं, इसलिए वे उन्हें स्कूल के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। बाद में एंड्रयू कैरोग को टहलाने ले जाता है। कैरोग लंबे समय से किसी बात के बारे में सोच रहा था, इसलिए वह आखिरकार पूछ ही लेता है, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? एंड्रयू उसकी ओर गंभीरता से देखता है और कहता है, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण काम में तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वह पूछता है, क्या समय आने पर तुम मेरी मदद करोगे? बिना कुछ सोचे कैरोग सहमत हो जाता है। टहलने के बाद एंड्रयू उसे वापस स्कूल छोड़ देता है, लेकिन अंदर जाने के बजाय कैरोग चुपके से जंगल में लू का पीछा करता है। घने जंगल में लू छिपी हुई है और एक महत्वपूर्ण बैठक देख रही है। यह वुडवॉकर्स काउंसिल की एक बैठक है। कैरोग चुपचाप उसके साथ शामिल हो जाता है। लू बताती है कि काउंसिल का मानना है कि क्लियर वाटर के कुछ छात्र इंसानों पर हमले की योजना बना रहे होंगे, इसीलिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। कुछ ही पलों बाद लिसा आ जाती है। कैरोग और लू को एहसास होता है कि वे जासूसी करते हुए पकड़े जा सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि कोई उन्हें देखे वे जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। एक बार जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो कैरोग लू को एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वह कहता है, इस स्कूल में आने से पहले मैंने रात में 4 भेड़ियों को एक खदान में घुसते देखा था। हो सकता है कि जेफरी और उसका समूह इंसानों के खिलाफ कुछ योजना बना रहे हों। बाद में कैरोग एंड्रयू के साथ शिकार पर जाता है। दोनों प्यूमा में बदल जाते हैं और जंगल में चुपचाप आगे बढ़ते हैं। शिकार करते समय वे पास ही एक मानव शिकारी को देखते हैं। एंड्रयू का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। वह कहता है, अगर मैं एक वुडवॉकर नहीं होता तो मैंने उसे मार दिया होता, लेकिन मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचना है। फिर वह कैरोग को शिकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। पास ही एक हिरण शांति से घास चर रहा है। कैरोग छिपते हुए धीरे धीरे करीब जाता है। वह सही समय का इंतजार करता है और फिर हमला कर देता है। उसका शिकार सफल रहता है। उसके बाद वे अपने इंसानी रूप में लौट आते हैं और वापस चलने लगते हैं। रास्ते में कैरोग भावुक हो जाता है। वह कहता है, मुझे सच में अपने मानव परिवार की बहुत याद आती है। क्या आपका कभी कोई परिवार था? एंड्रयू पल भर के लिए चुप हो जाता है। फिर वह धीरे से जवाब देता है, हाँ, मेरी एक पत्नी और एक बेटी थी। कैरोग ध्यान से सुनता है। एंड्रयू आगे कहता है, शिकारियों ने उन्हें मार डाला। कैरोग हैरान रह जाता है। एंड्रयू समझाता है कि यही त्रासदी वह कारण है जिसके लिए वह जंगल में खनन परियोजनाओं के विस्तार के खिलाफ लड़ता है। वह चाहता है कि जानवरों के पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह हो जहां इंसान उनके घरों को नष्ट न कर सके। स्कूल वापस आकर कैरोग उत्साहपूर्वक सबको अपने पहले सफल शिकार के बारे में बताता है। हालांकि लू अचानक परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। उलझन में पड़ा कैरोग उसका पीछा करने की कोशिश करता है। हॉली उसे रोकती है और इसका कारण बताती है। वह उसे बताती है कि कई साल पहले एक प्यूमा ने लू की मां को मार डाला था। इस वजह से लू आज भी उन दर्दनाक यादों से जूझ रही है। यही कारण है कि प्रोफेसर एलवुड ने उसे कैरोग से दूर रहने की चेतावनी दी थी। ये सुनने के बाद भी कैरोग उससे सुलह करना चाहता है। वह जंगल में लू के पीछे जाता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लू अभी भी गुस्से में है। वह एक एल्क में बदल जाती है और इससे पहले कि वह अपनी बात समझा सके भाग जाती है। उस रात कैरोग को कुछ संदिग्ध लगता है। जेफरी और उसके भेड़ियों का झुंड चुपके से स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। उत्सुकतावश कैरोग उनके पीछे पीछे जाता है। भेड़िए एक खनन कार्यालय तक जाते हैं और वहां परेशानी खड़ी करने लगते हैं। अचानक जेफरी की नजर पड़ती है कि कैरोग ने उनका पीछा किया है। बिना किसी चेतावनी के जेफरी उस पर हमला कर देता है। लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है कि अचानक एंड्रयू आ जाता है। वह तेजी से इस झगड़े को रोक देता है। एंड्रयू उन सभी को अपने घर ले जाता है। बाद में वह जेफरी और अन्य भेड़ियों को वापस स्कूल भेज देता है, लेकिन वह कैरोग को अपने साथ रख लेता है। घर के अंदर एंड्रयू कैरोग को एक दिल दहला देने वाली चीज दिखाता है। ये उसकी पत्नी और बेटी की एक पुरानी तस्वीर है। एंड्रयू बताता है कि उन्हें एक शिकारी ने मार दिया था। और भी बुरी बात यह थी कि उनके शरीरों को शिकार की ट्रॉफियों की तरह प्रदर्शित किया गया था। तस्वीर को देखकर कैरोग आखिरकार उस गहरे दर्द और गुस्से को समझ जाता है जिसे एंड्रयू इतने सालों से अपने सीने में दबाए हुए था। एंड्रयू की आवाज गुस्से और दुख से भरी है। वह कैरोग से कहता है, इंसान वास्तव में जानवरों की परवाह नहीं करते। वे अपने फायदे के लिए जंगल काटते हैं। क्या तुम जानते हो कि खुले आसमान में आजादी से उड़ने वाले पक्षियों की तुलना में पिंजरों में रहने वाली मुर्गियां कहीं अधिक हैं? वह आगे कहता है, पिछले 50 सालों से वुडवॉकर्स काउंसिल ने इंसानों को प्रकृति का महत्व समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एंड्रयू सीधे कैरोग की ओर देखता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ो। मैं वादा करता हूं कि किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचेगी। कैरोग जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं आपको कोई
जवाब दूं? मुझे और समय चाहिए। एंड्रयू उसका जवाब स्वीकार कर लेता है। उसके बाद केरोग स्कूल लौट आता है और हॉली और ब्रैंडन से मिलता है। बाद में हॉली ब्रैंडन को उसके जानवर रूप का अभ्यास कराने के लिए बाहर ले जाती है। ब्रैंडन एक बाइसन में बदल जाता है और पेड़ के एक बड़े तने से टकराना शुरू कर देता है। उसे इसमें इतना मजा आ रहा होता है कि वह खुद पर से नियंत्रण खो बैठता है। अचानक वह पास की एक सड़क की ओर भागने लगता है। क्रैश! ठीक उसी समय अन्ना, मेलोडी और परिवार के बाकी लोग केरोग से मिलने के लिए कार से आ रहे होते हैं। ब्रैंडन गलती से उनकी कार से टकरा जाता है। सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं आती है। बाद में अन्ना क्षतिग्रस्त कार के साथ स्कूल पहुंचती है। केरोग जल्दी से उन्हें देखने दौड़ता है। मेलोडी उत्साहपूर्वक उसे उस विशाल बाइसन और दुर्घटना के बारे में सब कुछ बताती है। केरोग बिना कुछ ज्यादा कहे चुपचाप सुनता रहता है। फिर अन्ना कहती है, अगले हफ्ते हम एक हाइकिंग ट्रिप पर जाने की योजना बना रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? केरोग मुस्कुराता है और खुशी खुशी मान जाता है। मेलोडी बहुत उत्साहित हो जाती है और उसे उपहार के रूप में एक छोटा यूनिकॉर्न खिलौना देती है। जल्द ही अन्ना और उसका परिवार वहां से चले जाते हैं। जब केरोग उन्हें जाते हुए देखता है तो वह दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है, उसका मानव परिवार और उसका वुडवॉकर जीवन। बाद में हॉली और ब्रैंडन उससे उसके परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन केरोग इस बातचीत से बचता है। बिना कुछ कहे वह जंगल की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद वह एक प्यूमा में बदल जाता है और पहाड़ों के बीच अकेला भटकने लगता है। आखिरकार विंग उसे ढूंढ लेती है। वह उसे बताती है कि उसे स्कूल वापस लौट जाना चाहिए। इससे पहले कि वे वहां से निकल सकें, अचानक उनके ऊपर एक ड्रोन आ जाता है। ठीक उसी समय शिकारी कुत्तों का एक झुंड उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। खुद को देखे जाने से बचाने के लिए केरोग और विंग तेजी से एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुत्ते उनकी गंध नहीं पकड़ पाते, लेकिन ड्रोन करीब आता जाता है। तेजी से सोचते हुए विंग हवा में छलांग लगाती है और सीधे ड्रोन से टकरा जाती है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। केरोग तुरंत स्कूल की तरफ वापस लौटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी जंगल में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। एक शिकारी ने उसे देख लिया है। केरोग जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है, लेकिन वह बुरी तरह थक चुका है। शिकारी कुत्ते लगातार करीब आते जा रहे हैं। जब सब कुछ निराशाजनक लगने लगता है, तभी शैडो प्रकट होता है। केरोग का बैग पकड़े हुए वह जल्दबाजी में कहता है, तुम्हें इंसान में बदलना होगा। अगर कुत्तों को लगेगा कि तुम इंसान हो तो वे तुम पर हमला नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से केरोग रूप बदलने के लिए बहुत कमजोर हो चुका है। तभी उसके बैग से कुछ गिरता है। यह वही छोटा यूनिकॉर्न खिलौना है जो मेलोडी ने उसे दिया था। खिलौने को देखकर उसे अपने परिवार की याद आती है और उससे उसे ताकत मिलती है। उस ताकत का इस्तेमाल करके कारैग आखिरकार एक इंसान में बदल जाता है। कुत्ते तुरंत उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। वे दिलचस्पी खो देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन कारैग ने अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया था। वह ढह जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ ही समय बाद एंड्रयू वहां पहुंचता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब कारैग आखिरकार जागता है तो वह एंड्रयू को उस शिकारी के बारे में बताता है। वह कहता है, वह शिकारी पूरी तैयारी के साथ था। क्या होगा अगर मेरा प्यूमा परिवार भी आपके परिवार की तरह खत्म हो गया? एंड्रयू उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे परिवार की तलाश के लिए वुडवॉकर्स को पहले ही भेज दिया है। हमें जल्द ही खबर मिलनी चाहिए। फिर एंड्रयू गंभीर हो जाता है। वह कहता है, इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या शिकारी है। इंसान जंगल में नई खदानें खोद रहे हैं। अगर वे ऐसा करते रहे तो कई जानवर यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। अपने इस सारे अनुभव के बाद कारैग आखिरकार अपना मन बना लेता है। वह एंड्रयू की मदद करने का फैसला करता है। जल्द ही जेफरी और अन्य भेड़िए भी वहां पहुंच जाते हैं। एंड्रयू सभी को एक साथ इकट्ठा करता है और मिशन के बारे में समझाता है। वह कहता है, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारा लक्ष्य केवल उनकी मशीनों और उपकरणों को नष्ट करना है ताकि वे जंगल को और नुकसान न पहुंचा सकें। आगे आने वाले खतरनाक मिशन की तैयारी करते हुए पूरा समूह ध्यान से सुनता है। एंड्रयू सभी को योजना समझाता है। अगर हम मशीनों और उपकरणों को नष्ट कर देते हैं तो खनन परियोजना रुक जाएगी। हमें बस इतना ही करना है। कारैग कुछ कहना चाहता है, लेकिन जेफरी उससे फिर से बहस करने लगता है। इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़े, एंड्रयू बीच में आ जाता है। वह दृढ़ता से कहता है, अगर हम यह मिशन कर रहे हैं तो हम इसे मिलकर करेंगे। कोई लड़ाई नहीं होगी। तभी कारैग के पास एक फोन आता है। अन्ना फोन पर होती है। वह उसे बताती है कि वह और परिवार स्कूल आ रहे हैं और वे सब एक साथ हाइकिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन कारैग जाने से मना कर देता है। वह जल्दी से फोन काट देता है। अन्ना उलझन में है और उसे दुख होता है। उसे समझ नहीं आता कि कारैग ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। इस बीच हॉली और ब्रैंडन चुपके से एंड्रयू का घर ढूंढ लेते हैं। हॉली कई वाहनों को तैयार होते देखती है और कारैग से पूछती है, क्या चल रहा है? वे इन कारों को क्यों तैयार कर रहे हैं? कारैग उनकी सुरक्षा के लिए उनसे झूठ बोलता है। हम बस कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। ब्रैंडन को बुरा लगता है क्योंकि कारैग उनसे बातें छिपा रहा है। वह वहां से चला जाता है और हॉली उसके पीछे जाती है। इसके तुरंत बाद कारैग एंड्रयू और अन्य लोगों के साथ निकलता है और खनन स्थल की ओर बढ़ता है। यात्रा के दौरान कारैग जेफरी के भेड़िया दोस्तों में से एक तकानी से बात करता है। वह उसके परिवार के
बारे में पूछता है। तकानी बताती है कि उसके गांव में हर कोई एक वुड वॉकर है। उसके परिवार ने उसे क्लियर वाटर भेजा ताकि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख सके। कारैक फिर पूछता है, तुम एक अच्छी इंसान लगती हो, तुम जेफरी जैसे किसी व्यक्ति के साथ क्यों रहती हो? तकानी शांति से जवाब देती है, भेड़िए एक झुंड के रूप में रहते हैं, तुम यह नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक प्यूमा हो। आखिरकार वे खनन स्थल पर पहुंच जाते हैं। मजदूर पेड़ काट रहे हैं और खनन के लिए क्षेत्र तैयार कर रहे हैं। वह स्थल सभी वुड वॉकर्स को गुस्सा दिलाता है क्योंकि वे जंगल से प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। पास ही पहाड़ी पर लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। एंड्रयू उनकी तरफ इशारा करता है और योजना के अगले हिस्से को समझाता है। हम उन लकड़ियों को ढलान से नीचे धकेल देंगे, उससे होने वाला नुकसान खनन के काम को रोक देगा, लेकिन पहले यह सुनिश्चित कर लो कि आसपास कोई इंसान या जानवर न हो। कारैक सहमत हो जाता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है ताकि वह जानवरों को डराकर भगा सके और वे सुरक्षित रहें। क्षेत्र की जांच करते समय अचानक वह कुछ चौंकाने वाला देखता है। बहुत नीचे एक हाइकिंग ट्रेल, पैदल चलने के रास्ते पर वह अन्ना और अपने मानव परिवार को देखता है। वे सीधे खतरे के क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। कारैक डर के मारे सुन्न हो जाता है। वह तुरंत एंड्रयू की टीम के सदस्यों में से एक डेरेक के पास दौड़ता है। वह कहता है, हमें मिशन रोकना होगा, मेरा परिवार नीचे है। लेकिन डेरेक मना कर देता है, भेड़िए पहले ही मजदूरों को भगा चुके हैं, अब रुकने के लिए बहुत देर हो चुकी है, बस अपने काम पर ध्यान दो। कारैक को एहसास होता है कि उसका परिवार गंभीर खतरे में पड़ सकता है। हताश होकर वह जल्दी से एंड्रयू को फोन करता है। अन्ना और मेरा परिवार इस समय पहाड़ पर हैं। अगर वे लकड़ियां गिरी तो उन्हें चोट लग सकती है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन एंड्रयू उससे झूठ बोलता है, मुझे पहले से पता है कि वे वहां हैं, चिंता मत करो, वे ठीक रहेंगे। फिर एंड्रयू कुछ ऐसा कहता है जो बहुत निर्मम और दर्दनाक होता है, वे तुम्हारा असली परिवार नहीं है। ऐसा कहकर वह फोन काट देता है। उसी समय भेड़िए सभी मजदूरों को साइड से भगाने में सफल हो जाते हैं। डेरेक एक गाड़ी से रस्सी बांधता है और लकड़ियों के उस विशाल ढेर को पहाड़ से नीचे धकेलने की तैयारी करता है। कारैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेरेक सुनने से इनकार कर देता है। फिर अचानक ब्रैंडन वहां पहुंच जाता है। अपने शक्तिशाली बाइसन रूप में वह सीधे गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। उसी पल शैडो और विंग प्रकट होते हैं। वे चुपके से सब कुछ देख रहे थे और लिसा को रिपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही जेफरी उन्हें देखता है, वह घबरा जाता है। वह जानता है कि अगर लिसा को इस मिशन की सच्चाई पता चल गई तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। बिना समय बर्बाद किए जेफरी और उसके बाकी भेड़िए और भेड़ियों का झुंड वहां से भाग जाता है। हालांकि तकानी पीछे रुकने का फैसला करती है। ब्रैंडन अकेले ही गाड़ी को पीछे रोकने के लिए संघर्ष करता है। ये देखकर कारैक जल्दी से एक टायर के नीचे लकड़ी का एक बड़ा कुंदा लगा देता है, जिससे गाड़ी का हिलना बंद हो जाता है। इस बीच हॉली गाड़ी में कूद जाती है और डेरेक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेरेक आग बबूला हो जाता है। वह हॉली को पकड़ता है और उसे चट्टान के किनारे से नीचे फेंक देता है। एक खौफनाक पल के लिए ऐसा लगता है कि हॉली नीचे गिरने वाली है। भाग्यवश तकानी तुरंत हरकत में आती है और उसे पकड़ लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। उसी समय हॉली और बाकी भेड़ियों का झुंड भाग जाते हैं। हालांकि तकानी पीछे रुकने का फैसला करती है। उसी समय लू डेरेक का सामना करती है और उसे रुकने के लिए कहती है। गुस्से से भरा डेरेक एक विशाल ग्रिजली भालू में बदल जाता है। वह लू को पकड़ लेता है और उसे भी चट्टान से नीचे फेंकने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, ब्रैंडन अपने बाइसन रूप में आगे बढ़ता है और डेरेक से टकरा जाता है, जिससे वह विशाल भालू दूर गिर जाता है और लू की जान बच जाती है। कारैक जल्दी से अपने प्यूमा रूप में बदल जाता है और डेरेक पर हमला करता है, जिससे वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन तभी एंड्रयू अपने खुद के प्यूमा रूप में वहां आता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एंड्रयू उस लकड़ी के कुंदे को हटा देता है जो गाड़ी के टायर को रोक रहा था। गाड़ी चट्टान के किनारे की ओर पीछे लुढ़कने लगती है। अब कारैक और एंड्रयू आमने सामने खड़े हैं। पहली बार वे एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़ती, तबाही मच जाती है। लकड़ियों का वह विशाल ढेर अचानक बिखर जाता है और पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। जैसे ही कारैक लकड़ियों को गिरते हुए देखता है, वह लड़ना बंद कर देता है। उसका परिवार अभी भी नीचे है। अपने बारे में सोचे बिना वह जितनी तेजी से हो सके पहाड़ से नीचे दौड़ता है। इस बीच अन्ना अपनी तरफ तेजी से आती हुई लकड़ियों को देखती है। वह रुकती है और कहती है। वह जल्दी से डोनाल्ड और मेल्टन को पकड़ती है और एक बड़े पेड़ के पास छिप जाती है। फिर वह मेलोडी को आवाज देती है, लेकिन मेलोडी ने हेडफोन पहने हुए हैं। वह चेतावनियों को नहीं सुन पाती है। वह सीधे गिरती हुई लकड़ियों के रास्ते में खड़ी है। बिल्कुल आखिरी सेकंड में कारैक वहां पहुंच जाता है। वह छलांग लगाता है और लकड़ियों के पहुंचने से ठीक पहले मेलोडी को बचा लेता है। मेलोडी सुरक्षित है। जब अन्ना और परिवार के बाकी लोग देखते हैं कि वह बच गई है तो वे राहत से भर जाते हैं। मेलोडी उत्साहपूर्वक सबको बताती है कि एक प्यूमा ने उसकी जान बचाई। हालांकि उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करता। उसी समय हॉली, लू और ब्रैंडन कारैक की तलाश शुरू करते हैं। आखिरकार वे उसे एक गहरी खाई में घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाते हैं। एक पल के लिए वे सबसे बुरे की आशंका करते हैं और सोचते हैं कि वह मर चुका है। शुक्र है वह केवल घायल है और
अभी भी जीवित है। थोड़ा ठीक होने के बाद कारेग वापस अपने इंसानी रूप में बदल जाता है और अन्ना के पास लौट आता है। कुछ ही समय बाद एंड्रयू भी वहां पहुंच जाता है, ऐसा नाटक करते हुए जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। वह अन्ना से अपना परिचय कराता है। वह कहता है, मैं कारेग का गुरु हूँ। हम यहाँ एक हाइकिंग ट्रिप के लिए आए थे, फिर लकड़ियां चली गईं। लकड़ियां अचानक गिर गईं। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि हर कोई सुरक्षित है। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए एंड्रयू अन्ना और उसके परिवार को अस्पताल ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करता है। उनके जाने के बाद एंड्रयू केरोग से अकेले में बात करता है। वह कहता है, अगर तुम इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहोगे तो तुम कभी भी एक सच्चे वुडवॉकर नहीं बन पाओगे। केरोग सीधे उसकी ओर देखता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं एक सच्चा वुडवॉकर हूँ। आप और मेरे पिता दोनों गलत हैं। हमें इंसानों और जानवरों के बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों दुनियाओं का हिस्सा हो सकते हैं। एंड्रयू एक पल के लिए रुकता है, फिर वह कहता है, चूंकि आज तुम्हारे मानव परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी, इसलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मेरे जासूसों ने हाल ही में 3 प्यूमा देखे हैं। मुझे लगभग यकीन है कि वे तुम्हारा असली परिवार हैं। ये सुनकर केरोग को उम्मीद मिलती है। कुछ ही समय बाद लीसा और प्रोफेसर जेम्स वहां आते हैं। एंड्रयू जल्दी से उन्हें बताता है, केरोग और उसके दोस्तों की वजह से आज किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंची है। हॉली लीसा को एंड्रयू की योजना का पूरा सच बताने के लिए तैयार है, लेकिन केरोग उसे चुपचाप रोक देता है। मन ही मन उसे अपने असली परिवार को खोजने के लिए अभी भी एंड्रयू की मदद की जरूरत है। लीसा गौर करती है कि कुछ बात छिपाई जा रही है। उसे स्पष्ट रूप से सच्चाई का शक होता है, लेकिन वह कोई भी सवाल न पूछने का फैसला करती है और वहां से चली जाती है। बाद में केरोग अपने दोस्तों के साथ वापस लौटता है। लू उससे पूछती है, तुमने हॉली को लिसा को असलियत बताने से क्यों रोका? केरोग ईमानदारी से जवाब देता है, क्योंकि मुझे एंड्रयू की मदद चाहिए। मैं अपने असली परिवार को खोजना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझे समझें। बात करते करते केरोग और लू के बीच एक शांत और भावुक पल बन जाता है। वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर झुकते हैं और लगभग चूमने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ भी हो पाता, हॉली अचानक उन्हें टोक देती है। वह पल टूट जाता है और सब एक साथ स्कूल वापस लौट जाते हैं। जल्द ही बचाव की सच्चाई पूरे क्लियर वाटर हाई में फैल जाती है। सभी को पता चल जाता है कि केरोग और उसके दोस्तों ने इंसानों की जान बचाई। छात्र उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर एलवुड, जो कभी उसे नापसंद करते थे और उस पर अविश्वास करते थे, अंततः केरोग के लिए सम्मान महसूस करने लगते हैं। कहानी के अंत तक केरोग ये साबित कर देता है कि इंसानों और वुडवॉकर्स का दुश्मन होना जरूरी नहीं है। वह सभी को दिखाता है कि किसी इंसान को मारना संभव है। इस तरह केरोग क्लियर वाटर हाई के सबसे सम्मानित छात्रों में से एक बन जाता है।